दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर रिकॉर्ड जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। और इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही सेक्शन है जो कि है 15। और 15 सेक्शन के अंदर 3 सब सेक्शन होते हैं जो हमें करने हैं। 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3। जो 15 का 1 है उसके अंदर मेन बात होती है, और 15 के 2 और 3 के अंदर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और बातें हैं। 15 का 1 जो है वो बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। यानी कि आपको पता ही है कि जब भी हमें टैक्स लगाना होता है तो टैक्स लगाने के लिए हमें चाहिए होता है दो चीजें, एक होता है वैल्यू और एक होता है रेट। रेट तो आपको पता ही है, नोटिफाई किए गए हैं 5, 12, 18, 28। और जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। और वैल्यू ये क्या बोलता है, तो 15 का 1 बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उस ट्रांजैक्शन का जो प्राइस है वही, यानी कि एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल। यानी कि जो भी बंदा है, जो भी रेसिपिएंट है, वो सप्लायर को जो भी एक्चुअल भाव देने वाला है वही यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी और वही आपका वैल्यू सप्लाई बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको पढ़ाया, हमने एक स्टूडेंट से फीस ली 1 लाख, एक से फीस ली 80,000। जीएसटी कैसे लगेगा? जिससे 1 लाख फीस ली उसका जो बिल बनेगा वो तो 1 लाख का ही बनेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख है, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी। और जिससे 80,000 फीस ली उस पे 80,000 रुपए ही जीएसटी लगेगा, क्योंकि वहां वैल्यू ऑफ सप्लाई 80,000 है, वहां ट्रांजैक्शन वैल्यू 80,000 है, वहां एक्चुअल प्राइस 80,000 है। तो ये बड़ा रूल होता है कि यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो भी एक्चुअल प्राइस चार्ज किया जाएगा वो ही वैल्यू सप्लाई होगी। लेकिन ये तभी होता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। वो दो कंडीशन कौन सी हैं? सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और दूसरा प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, सप्लायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सप्लायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? सप्लायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है वो आपस में अनरिलेटेड पर्सन होने चाहिए। यानी कि पारस मान लो आपको पढ़ाने वाला है और जो स्टूडेंट है वो अनरिलेटेड होना चाहिए। मान लीजिए जो स्टूडेंट है वो रिलेटेड होगा तो उस केस में फिर ये वाला रूल नहीं लगेगा। उस केस में 15 का 4 और 15 का 5 लगेगा, जो कि आपके इंटर के सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल के सिलेबस में है। यानी कि उसका वैल्यू सप्लाई क्या आएगा? जब सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड होगा उसका वैल्यू सप्लाई क्या आएगा, वो अपने सिलेबस में नहीं है अगर वो रिलेटेड है। तो अगर वो दोनों अनरिलेटेड हैं, यानी कि सप्लायर और रेसिपिएंट अगर अनरिलेटेड हैं, तो उसका वैल्यू सप्लाई निकालना अपने सिलेबस में है। और वो क्या होता है? वो होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। इसके अलावा दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। मतलब ये कि भाई जो मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बदले में आपने मेरे को फीस दी, आपने 20,000 फीस तो कैश में दे दी, यानी कि रुपीस दे दिए, और बाकी की जो फीस है वो आपने एसी दे दिया। आपने कहा सर जी एसी रख लो, हमारे पास और पैसे हैं नहीं देने के लिए, आप एसी रख लो। तो अब इस केस में जीएसटी कितने पे लगेगा? 20,000 रुपए जो कैश मिला उस पे लगेगा, या जो एसी की वैल्यू है वो ऐड करके फिर देखा जाएगा। तो एसी की वैल्यू ऐड करके देखा जाएगा, बट ये ऐड कितनी होगी ये अपने सिलेबस में नहीं है। ये भी 15 का 4 और 15 का 5 लगता है, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल में देखेंगे। तो अपने इंटर के सिलेबस में तो वही है कि जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। दो कंडीशन कौन कौन सी? नंबर 1 कि प्राइस शुड बी सोल कंसिडरेशन। प्राइस शुड बी सोल कंसिडरेशन का मतलब है कि केवल मनी ही मिलनी चाहिए, केवल मनी ही मिलनी चाहिए बदले में, कुछ भी काम के बदले में, कुछ भी सप्लाई के बदले में मनी ही मिलनी चाहिए, वो आपके सिलेबस में है। और दूसरा क्या चीज सिलेबस में है? दूसरा ये बात देखनी है, पहली कंडीशन ये है कि प्राइस शुड बी सोल कंसिडरेशन, और दूसरी कंडीशन है सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा जो एक्चुअल प्राइस चार्ज किया जाएगा वही आपका वैल्यू सप्लाई होगा। ये था आपका 15 का 1। अब हम चलते हैं आगे, 15 का 2 और 15 का 3 करते हैं। तो आइए, हमने 15 का 1 तो कवर कर लिया है, और बाकी इसको एक बार बुक में से भी देख लेते हैं। ये हमने चार्ट में से कवर किया। तो 15 का 1 और 15 का जो 15 का 1 कवर करने के लिए देख लीजिए, यहां पर आ जाते हैं।
तो ये है भाई चैप्टर, और इसमें वही समरी बना रखी है, ये आप एक बार देख लेना। तो यही आपका 15 का एक एक्ट की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी जो कि प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होगा, लेकिन वो दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन नॉट रिलेटेड होना चाहिए सप्लायर, और दूसरी कंडीशन प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। अब रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, ये सारी डेफिनेशन अपन है चैप्टर नंबर 2 के सप्लाई के अंदर पड़ी हुई है। ये वही रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर वगैरह वो सब चीजें अपन ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, और वो आपको सप्लाई के रिवीजन लेक्चर में मिल भी जाएंगी। इसके बाद तो इसके बाद ये हमें जानना नहीं है, तो हमारा 15 का एक हो चुका है खत्म, और इसके कुछ एग्जाम्पल बना रखे हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको अभी बता दिए। अब आते हैं 15 के 2 पे। तो 15 का 2 है बेटा कि भाई आपका फाइनल कंक्लूजन बताता हूं मैं। फाइनल कंक्लूजन ये होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 15 का 1, जो कि होता है आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्लस के कुछ चीजें ऐड की जाती हैं, इंक्लूजन्स ऐड की जाती हैं एज पर 15 का 2, और उसमें से माइनस किया जाता है 15 का 3, यानी कि कुछ एक्सक्लूजन्स, और वो एक्सक्लूजन्स होती है बेसिकली डिस्काउंट। तो डिस्काउंट माइनस किया जाता है। और इंक्लूजन क्या होती है बेटा, 5 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट होते हैं जो ऐड किए जाते हैं 15 के 2 के हिसाब से। 15 का 1 पढ़ चुके हैं, अब आते हैं 15 के 2 पे कि 15 के 2 के अंदर वैल्यू सप्लाई में कुछ 5 पॉइंट ऐड किए जाते हैं। वो 5 पॉइंट कौन से हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट है कि वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा, क्या इंक्लूड हो जाएगा, टैक्स, एनी टैक्स, सेस, ड्यूटी, कोई भी लगा हो, कोई भी टैक्स लगा हो अंडर कोई भी एक्ट, लेकिन अदर देन दिस एक्ट, यानी कि जीएसटी में छोड़कर, जीएसटी के टैक्स को छोड़कर किसी और एक्ट में कोई भी टैक्स लगाओ तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। बेटा जीएसटी के टैक्स को इसलिए ऐड नहीं कर रहे, ना तो सीजीएसटी को ऐड करेंगे, ना एसजीएसटी को, ना आईजीएसटी को, ना यूटीजीएसटी को, ना ही सेस को। उनको ऐड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू निकालेंगे तभी तो उनको मल्टीप्लाई करके हम टैक्स निकालेंगे। तो इन लोगों को ऐड नहीं करेंगे। इनको छोड़कर कोई और कोई टैक्स होगा जो भी लगा होगा गुड्स या सर्विसेज के ऊपर, उसको हम ऐड करेंगे। और वो टैक्स कंडीशन ये है कि चार्ज किया जाना चाहिए सप्लायर वो पैसा कस्टमर से कलेक्ट करे, तब हम उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देंगे। बेटा ये एग्जांपल के तौर पे जैसे सिगरेट के ऊपर एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है, तो जीएसटी निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सिगरेट की वैल्यू के अंदर पहले हम एक्साइज जो लगता है वो ऐड करेंगे, फिर ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर फिर जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये बात देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल बना रखा होगा, उसमें शो कर रखी है। देखो ये है कि 100 रुपए वैल्यू है, 1 रुपया ऐड किया जाएगा, पहले एक्साइज जो लगा है 101 हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। ये 28%, 101 का 28% है, 28.28 आएगा, तो ये अपना ऐसा किया जाएगा। तो ये 101, तो मतलब वैल्यू निकालते टाइम अपन क्या करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है वो, उसमें जो टैक्स लगा हुआ है जीएसटी को छोड़कर कोई और टैक्स लगा है उसको ऐड कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये हो गया आपका 15 का 1 और 15 का 2, 15 का 2 का ए। 15 के 2 के 5 पार्ट है, उसका हमने ए करा दिया कि कोई भी टैक्स है वो ऐड कर दिया जाएगा और वैल्यू ऐड करने के बाद निकाली जाएगी सिवाय जीएसटी के। इसके बाद इसमें इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन है, वो है टीसीएस के बारे में। ये टीसीएस का मैंने एग्जांपल दे रखा है, क्लैरिफिकेशन है। ये बेटा टीसीएस कौन है, ये टीसीएस है इनकम टैक्स वाला टीसीएस। कौन से वाला टीसीएस, इनकम टैक्स वाला टीसीएस। अब इस टीसीएस की खास बात ये होती है कि ये अपना टीसीएस लगता है, जैसे मान लो गाड़ी खरीदी आपने, तो गाड़ी की वैल्यू यहाँ पर जैसे बता रखी है 13,80,000 रुपए गाड़ी की वैल्यू है, और ये 13,80,000 रुपए जो गाड़ी की वैल्यू है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। इट मींस कि मान लो विदाउट जीएसटी 9,20,000 वैल्यू है, फिर उसके बाद जीएसटी लगा, और जीएसटी ये सेस लगता है, ये भी जीएसटी के अंदर जीएसटी एक्ट के अंदर ही होता है। तो ये टोटल जीएसटी लग गया, ये 50% जीएसटी हो गया। इसके जीएसटी लगने के बाद ये टोटल वैल्यू आ गई, फिर टीसीएस लगता है। तो इनकम टैक्स का टीसीएस लगता है जीएसटी को ऐड करने के बाद, यानी कि जो टोटल कंसिडरेशन आ जाता है उसके ऊपर लगता है इनकम टैक्स का टीसीएस। अब सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये 13,800 का टीसीएस, ये वैल्यू 9,20,000 वैल्यू है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इस 9,20,000 के अंदर क्या ये 13,800 का टीसीएस ऐड होने के बाद जीएसटी निकाला जाएगा, या जीएसटी इस टीसीएस को बिना ऐड किए निकाला जाएगा। बच्चों वैसे तो मैंने बोला था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर सारे टैक्सेस ऐड होते हैं, सिवाय किसके, सिवाय जो है अपना जीएसटी के। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो टीसीएस भी एक इनकम टैक्स है, और टीसीएस भी ऐड होना चाहिए
टीसीएस भी ऐड होना चाहिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में। वो ऐड होने के बाद ही क्या किया जाना चाहिए, वो ऐड होने के बाद ही जीएसटी निकाला जाना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल कर बोला कि नहीं, टीसीएस एक इनकम टैक्स नहीं है, टीसीएस तो बस अपन कलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर से और फिर उसको गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं और फिर उसको कस्टमर को रिफंड भी मिल जाता है। तो टीसीएस कोई इनकम टैक्स नहीं है, उसका रिफंड भी लिया जा सकता है। तो इसको एक इंटरिम लीवी बोला गया। तो इसीलिए क्या किया जाएगा, टीसीएस को ऐड नहीं किया जाएगा वैल्यू के अंदर। तो टीसीएस को बिना ऐड करते ही जो नॉर्मल वैल्यू थी उसी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा और उसको लगने के बाद टीसीएस कैलकुलेट किया जाएगा। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन या एमसीक्यू भी आ सकता है। इसी के साथ अपना अभी खत्म हो गया है 15 का 1 तो हो ही चुका था, 15 का 2 का ए भी खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं 15 का 2 का बी। तो 15 का 2 का बी आपको मिलेगा यहां पर, ये रहा स्क्रीन पर 15 का 2 का बी। ये क्या है, ये है कि भाई मान लीजिए आप सप्लायर से कुछ सामान लेकर आते हो, सप्लायर से कुछ सामान लेकर आते हो और 1 लाख का सामान है। सप्लायर आपको कहता है 90,000 तो मेरे को दे दो जी और बाकी के 10,000 रुपए आप किसी और पर्सन को दे दो। मैंने एक्चुअली उसके देने हैं, एक काम करो आप ही दे दो, तो अपना जो है बात हो जाएगी। तो आपको सप्लायर के 1 लाख देने हैं, एक में से 90 आप सप्लायर को दे देते हो और 10,000 रुपए किसी और पर्सन को दे देते हो। अब जीएसटी 1 लाख पे वैल्यू 1 लाख मानी जाएगी उस गुड्स की जो आपने सप्लायर से खरीदा है, या 90,000 मानी जाएगी? क्योंकि सप्लायर को तो आपने 90,000 दिए, 10,000 रुपए सप्लायर के बिहाफ पर, सप्लायर के कहने पे कि आपने किसी और को दिए। तो 1 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा या 90,000 रुपए के ऊपर? द आंसर इज 1 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि सप्लायर के कहने पर ही दिए हैं आपने किसी और पर्सन को पैसे। तो इसीलिए यहां पर 1 लाख के ऊपर ही जीएसटी लगेगा। तो इसका मतलब कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दिया जाता है, सप्लायर के कहने पे अगर रेसिपिएंट किसी और पर्सन को पेमेंट करता है उसके बिहाफ पर, तो वो वाली अमाउंट भी ऐड कर दी जाती है। 90,000 में 10,000 ऐड कर दिया जाएगा और टोटल जो है 1 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा। देखो क्या लिख रखा है कि कोई भी चीज जो सप्लायर को पे करनी थी, बट वो सप्लायर को पे करनी थी लेकिन पे कर दी रेसिपिएंट ने और वो अभी तक प्राइस में ऐड नहीं है, तो फिर ऐड कर दी जाएगी। हाँ, मान लो क्वेश्चन में पहले ही ऐड करके दे रखा है 1 लाख रुपए, फिर दोबारा ऐड थोड़ी ना करोगे 10,000 रुपए। अगर क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग दे रखा है 90,000 दे रखा है, वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा और फिर आप उसमें 10,000 रुपए ऐड कर दोगे। तो ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट। तो मतलब बी वाला पार्ट 15 का 2 का बी क्या बोलता था कि अगर सप्लायर के बिहाफ पर रेसिपिएंट कुछ भी पे करता है, सप्लायर के बिहाफ पर रेसिपिएंट कुछ भी पे करता है और तो वो चीज ऐड कर दी जाएगी वैल्यू सप्लाई में। तीसरा केस आता है, तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, ये है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि सपोज कीजिए मैंने कोई सामान खरीदने गया और मैं अपना केक खरीदने गया। तो केक खरीदने गया, मैंने दुकानदार को बोला कि एक काम करो, एक केक पैक कर दो और उसको अच्छे तरीके से पैक करना, मेरे को गिफ्ट करना है। तो उसने पैकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा ले लिए। मैंने बोला इस पर रिबन भी लगा दो, मैंने बोला इसके अंदर कैप भी डाल दो, कैंडल्स भी डाल दो। तो जो जो मैं करवाता गया उस सामने वाले सप्लायर ने मेरे से पैसे एक्स्ट्रा लेता गया। तो अब क्या होगा कि जो केक की वैल्यू होगी, इस वैल्यू में बाकी सारे पैसे जो उसने चार्ज किए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। इनको बोलते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंस, ये भी ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और प्रिंसिपल सप्लाई इसमें केक है तो केक वाला रेट लगेगा। देखो क्या लिख रखा है कि कोई पैकिंग चार्जेस हो सकते हैं, कोई पैकिंग चार्जेस हो सकते हैं या फिर जो भी अमाउंट चार्ज बाय सप्लायर, जो भी सप्लायर चार्ज करेगा वो सब ऐड हो जाता है। और वो ऐड होने के बाद और अपना हाँ लिख रखा है एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। एनीथिंग डन बाय सप्लायर मतलब सप्लायर कोई भी काम करे रेसिपिएंट के कहने पे और अगर उसका पैसा चार्ज कर ले रेसिपिएंट से, तो वो सारे पैसे जो है वो ऐड हो जाते हैं वैल्यू सप्लाई में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिफोर डिलीवरी, यानी कि ये सारा जो है वो डिलीवरी से पहले होना चाहिए। डिलीवरी से पहले होने का मतलब एक सामान डिलीवर होने से पहले आप कुछ मर्जी करवा लो सप्लायर से, वो सारी चीजें जो है वो अपना वैल्यू सप्लाई में ऐड हो जाएंगी। लेकिन एक बार सामान डिलीवर हो गया उसके बाद आप कहते हो कि भाई आप इसको एक चीज और दे दो, तो फिर उसका अलग इनवॉइस बनेगा, वो उस वैल्यू सप्लाई में ऐड नहीं होगा। इसके अलावा अगला जो पॉइंट था हमारा वो
हाँ, इसमें एक पॉइंट आता है, ये सारे ये भी देख लेना आप, ये सारे चार्जेस वगैरह कि कमीशन भी ऐड हो सकता है, पैकिंग चार्जेस भी ऐड हो सकते हैं, सर्टिफिकेशन चार्जेस भी ऐड हो सकते हैं। हमने उसको कहा कि हमारे को किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से सर्टिफिकेशन करा के दे, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा उसने ले लिए, टेस्टिंग हो सकता है, लोडिंग अनलोडिंग डिजाइनिंग चार्जेस, वेमेंट चार्जेस, हमने कहा वजन करा के दे उस प्रोडक्ट का, ये सारे चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर ये टॉपिक है, इसको मैं समझा देता हूँ, वो क्या होता है। आउटवर्ड फ्रेट का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने अपना, मैं जेठलाल हूँ, मैं अपना टीवी बेचता हूँ, मैंने टीवी बेचा, और मेरा क्या है, एक सिंपल सा उसूल है कि दुकान के बाहर टीवी जाएगा तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, घर घर आपको खुद लेके जाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, बबीता जी आई जेठलाल के पास टीवी लेने। जेठलाल ने कहा देखो जी, वैसे बबीता जी हम घर तक नहीं भिजवाते हैं, हमारी जिम्मेवारी बस यही दुकान तक की है। लेकिन बबीता जी ने कहा जेठा जी प्लीज आप जो है क्या कहते हैं टीवी घर तक भिजवा दो। तो जेठलाल ने कहा ठीक है मैं आपको भिजवा देता हूँ, लेकिन जो भी ऑटो का किराया होगा 1,000 रुपए, आप डायरेक्टली ही उसको दे देना, या फिर कोई बात नहीं आप मेरे को दे दो, बट मैं उसको दे दूंगा डायरेक्टली, इसमें मेरा कोई वो लेना देना नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, टीवी की वैल्यू के अंदर वो किराया ऐड नहीं होगा, क्योंकि जेठलाल का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्स फैक्ट्री, इसको बोलते हैं एक्स फैक्ट्री बेसिस, इसको बोलते हैं एक्स फैक्ट्री बेसिस। मतलब ये कि भाई मेरी जिम्मेवारी नहीं है बाहर जाते ही, हाँ आपके कहने पे मैंने ऑटो कर दिया, वो एज इट इज आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो वाले से हुआ है, रास्ते में जो डैमेज होता है आप दोनों जानो, उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये तो ये वैल्यू सप्लाई में ऐड नहीं होता। बाकी अगर जेठलाल बोलता कि हाँ जी मेरी जिम्मेवारी है, मैं घर तक सामान भिजवाऊंगा, तो उस केस में चाहे वो खुद चार्ज कर ले फ्रेट, अगर वो खुद फ्रेट चार्ज करेगा तो वो वैल्यू सप्लाई में ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया आपका 15 का 2 का सी। अब आते हैं 15 का 2 का डी। तो ये इंटरेस्ट के बारे में है, और इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी अपना दे दी थी टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर, तो वहां आप ये रिवीजन लेक्चर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा इंटरेस्ट भी वैल्यू सप्लाई में ऐड होता है, कौन सा इंटरेस्ट ऐड होता है वो सारा वहां समझाया हुआ है। इसके बाद ई सब्सिडी, सब्सिडी के बारे में सारी जानकारी मैंने दे रखी है सप्लाई चैप्टर के अंदर, जब कंजर्वेशन की डेफिनेशन आपको करवाई थी, और कंजर्वेशन की डेफिनेशन में आपको बताया था कौन कौन सी सब्सिडी ऐड होती है, कौन कौन सी सब्सिडी ऐड नहीं होती। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने एक समरी चार्ट बनाया है, वो देख लो सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी दो तरह की हो गई, एक हो गई आपकी लिंक टू प्राइस, और एक हो गई आपकी लमसम सब्सिडी। जो लमसम सब्सिडी होती है, वो लमसम सब्सिडी अपना ऐड कभी भी नहीं होती, क्योंकि वो इकट्ठी अमाउंट है, 10 लाख 20 लाख, वो ऐड नहीं होगी, पर यूनिट नहीं है। लेकिन दूसरी है आपका लिंक टू प्राइस, जो लिंक टू प्राइस सब्सिडी है, जो पर यूनिट है, वो सब्सिडी अगर एनजीओ से मिली होगी तो ऐड हो जाएगी वैल्यू सप्लाई में, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिली होगी तो वैल्यू सप्लाई में ऐड नहीं होती है। अब बेटा इसमें एक बात आती है, क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि भाई जो प्राइस दिया हुआ है वो है आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी, या फिर जो प्राइस दिया हुआ है वो है नेट ऑफ सब्सिडी, इसका मतलब सब्सिडी घटी हुई है, इसका मतलब सब्सिडी ऑलरेडी जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्वेश्चन में सब्सिडी घटा रखी है, माइनस कर रखी है। अब माइनस कर रखी है तो वापस ऐड करनी है नहीं करनी, ये जो है आपको देखना पड़ेगा कि अगर लमसम सब्सिडी होगी तो ऐड नहीं करेंगे, एनजीओ वाली सब्सिडी होगी तो ऐड कर देंगे, क्योंकि वो ऐड होनी चाहिए थी, घटी हुई है तो ऐड कर देंगे। और सीजीएसडी की सब्सिडी है, घटी हुई है और घटनी ही चाहिए थी, तो उसका कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में अपना क्या लिखा है। अगर आफ्टर कंसीडरिंग या नेट वर्ड लिखा है, इसका मतलब सब्सिडी घटी हुई है, फिर एनजीओ की सब्सिडी होगी तो आप ऐड कर देना। इसके बाद ये सब्सिडी वाला पॉइंट खत्म होने के बाद अब अगली बात पे आते हैं। ये सारे अपने टॉपिक खत्म हो गए हैं, और अब हम अपना आगे बढ़ते हैं, जिसमें ये भी मैंने आपको करा दिया है, इंटरेस्ट करा दिया है, सब्सिडी करा दी है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक आ गया 15.3। हाँ जी बेटा, तो अपना अब हाँ हम क्या कह रहे थे कि भाई आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि वैल्यू सप्लाई में क्या होता है, 15 15 2 ऐड करना है, 15 2 में 5 चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, और 15 3 में डिस्काउंट होता है वो माइनस करना है। और डिस्काउंट के लिए बेटा आपको एक चार्ट बनवा रखा है, उस चार्ट से पढ़ना है। अब एग्जाम टाइम है तो आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, चार्ट में पढ़ना है। तो बेटा डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, तो डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। एक होता है आपका आफ्टर सप्लाई वाला डिस्काउंट, कि सप्लाई खत्म होने के बाद में डिस्काउंट दिया है, और एक वहां डिस्काउंट मेंशन है जो होता है बिफोर सप्लाई वाला डिस्काउंट। तो पहले बिफोर सप्लाई वाला डिस्काउंट देखते हैं। बिफोर सप्लाई वाला डिस्काउंट का मतलब कि अभी बेटा इनवॉइस नहीं बना, अभी बिल नहीं बना, बिल बनने से पहले ही पता लग गया कि डिस्काउंट दिया है। तो अगर बिल बनने से पहले ही पता लग जाए डिस्काउंट दिया है, तो उस केस में वो डिस्काउंट आप माइनस कर देना वैल्यू सप्लाई में से, बस
उसकी एक ही कंडीशन है, वो इनवॉइस के अंदर क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। तो क्या है देखो, जो बिफोर सप्लाई वाला डिस्काउंट होता है वो उसका एग्जांपल है ट्रेड डिस्काउंट, कि कस्टमर को पहले ही पता था कि अपना 2 शर्ट खरीदो 50% ऑफ है, तो पहले ही पता था, इनवॉइस बनने से पहले ही पता था। तो इनवॉइस बनने से पहले ही क्या करेंगे, इनवॉइस बनने से पहले ही जब इनवॉइस बन रहा होगा, इस डिस्काउंट को अपन वैल्यू सप्लाई में से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसी पे जीएसटी लगाएंगे। तो दिस वैल्यू वैल्यू शेल नॉट इंक्लूड, ये वैल्यू सप्लाई के अंदर ये वाला डिस्काउंट ऐड नहीं होता, बस उसकी एक ही कंडीशन है, इनवॉइस में रिकॉर्ड होना चाहिए। यही बात आपको यहां लिखी मिलेगी 15(3)(a। 15 का जो 3 है उसके दो पार्ट हैं, ए और बी। ए और बी, ए में लिख रखा है बिफोर सप्लाई वाला डिस्काउंट, वो बिफोर सप्लाई वाला डिस्काउंट, इसकी एक ही कंडीशन है, वो मैंने आपको बता दी कि डिस्काउंट इनवॉइस में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि जीएसटी के अंदर जितने भी डिस्काउंट होते हैं, अकाउंट्स में आपके कैश डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट, फलाना ढिंकाना, बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं। हमारे यहाँ पर डिस्काउंट को सिर्फ 2 कैटेगरी में बांटा गया है। वो 2 कैटेगरी कौन सी है, एक तो हो गया आपका बिफोर वाला सप्लाई वाला डिस्काउंट, और एक हो गया आपका आफ्टर सप्लाई वाला डिस्काउंट। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो डिस्काउंट बिल बनने से पहले दिया गया है या बाद में दिया गया है। तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई से पहले दिया गया है, बिल बनने से पहले दिया गया है, तो उस केस में, अगर बिल बनने से पहले दिया गया है वो डिस्काउंट, तो इस केस में इनवॉइस में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा डिस्काउंट को, मतलब इनवॉइस में डिस्काउंट माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका बिफोर सप्लाई वाला डिस्काउंट। अब आते हैं आफ्टर सप्लाई वाला डिस्काउंट। आफ्टर सप्लाई वाला डिस्काउंट का मतलब है बिल बन चुका था, बाद में महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद अचानक से सप्लायर को लगता है कि मेरे को डिस्काउंट देना चाहिए, तो वो डिस्काउंट क्या हम माइनस कर सकते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, वो भी माइनस कर सकते हैं। तो आप बोलोगे इनवॉइस बन चुका है फिर कैसे माइनस करोगे, भाई इनवॉइस बन चुका है तो क्या हो गया, हम क्रेडिट नोट इशू करके टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं, हम क्रेडिट नोट इशू करके टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। तो उस केस में वो तभी हो पाएगा जब आप ये 3 या 4 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करोगे। वो 4 कंडीशन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन है कि एग्रीमेंट, डिस्काउंट के बारे में एग्रीमेंट पहला ही होना चाहिए, जब सामान बिका था उसी टाइम एग्रीमेंट होना चाहिए था, और उस एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए था कि हम ऐसा डिस्काउंट फ्यूचर में दे सकते हैं। दूसरा, लिंक टू इनवॉइस, वो डिस्काउंट इनवॉइस से लिंक होना चाहिए। इनवॉइस से लिंक होने का मतलब होता है कि इनवॉइस वाइज होना चाहिए डिस्काउंट, कि मान लो साल में 10 बार आपने सामान खरीदा उस सप्लायर से, 10 इनवॉइस बने हुए हैं, तो उसने डिस्काउंट दिया मान लो लमसम 1 लाख। अब ये लमसम डिस्काउंट है, ये इनवॉइस से लिंक नहीं है, बट उसने अगर मान लो ऐसा बोला कि उस इनवॉइस पे 5,000 डिस्काउंट, उस इनवॉइस पे 2,000 डिस्काउंट, ये इनवॉइस से लिंक हो गया, तो ऐसा डिस्काउंट होना चाहिए, वो आप माइनस कर सकते हो। इसके अलावा या फिर परसेंटेज हो सकता है कि परसेंटेज ऑन वैल्यू, वैल्यू जो भी थी वैल्यू सप्लाई उसके 2% दे दिया डिस्काउंट, तो ये भी इनवॉइस से लिंक माना जाएगा और इसको भी माइनस कर सकते हो। और तीसरी इसकी कंडीशन है वो ये कि क्रेडिट नोट इशू कर देना। और चौथी बात कि अगर आप क्रेडिट नोट इशू करोगे तो क्रेडिट नोट से सप्लायर की तो लायबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रेडिट नोट इशू करते हैं जब लायबिलिटी कम करनी हो, और इससे रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। तो अगर रेसिपिएंट आईटीसी रिवर्स कर देगा तो फिर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, और सारी कंडीशन फुलफिल हो गई तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई में से आप माइनस कर सकते हो। दोबारा कंडीशन बताओ, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट आर द 3 कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर गिविंग आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट। तो वो है, पहली कंडीशन है कि भाई आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्रेडिट नोट इशू करेगा सप्लायर, और जिसको बेस बनाकर रेसिपिएंट क्या करेगा, अपना आईटीसी प्रोवाइड, रेसिपिएंट अपना क्या करेगा, आईटीसी अपना रिवर्स करेगा। तो ये थ्योरेटिकल तो कांसेप्ट कंप्लीट हो गया, थ्योरेटिकल कांसेप्ट कंप्लीट हो गया, यही बात अपना एक्ट की लैंग्वेज में लिखी थी, और ये थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म हो गया। बट इस डिस्काउंट की, जो भी मैंने डिस्काउंट के बारे में बताया, इस पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की कोई ऐसा केस सिनारियो बता सकते हैं, जैसे क्या है, ऊपर वाला जो डिस्काउंट दे रखा है 20% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा आपका प्री सप्लाई होता है। इस डिस्काउंट को तो बस क्या करना है, इनवॉइस में रिकॉर्ड करना है और आप इसको माइनस कर सकते हो। लेकिन
कोई कैश डिस्काउंट हो सकता है कि मैंने एक बार सामान बेच दिया, इनवॉइस बना दिया, बट 2 महीने बाद मैंने रेसिडेंट को बोला कि अगर आज ही तूने पेमेंट कर दी मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो ये डिस्काउंट जो है वो आपका क्या है, ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। इसको तभी माइनस कर सकते हो अगर इस तरह की बात आपने इनवॉइस में लिखी थी, वो इनवॉइस इस तरह की बात आपने एग्रीमेंट में लिखी थी, वो इनवॉइस से लिंक था, और तीसरी बात कि रेसिपेंट उसका क्या रिवर्स करेगा, आईटीसी रिवर्स करेगा। तो ये वाली बात है। इस तरह के कई सारे डिस्काउंट होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम डिस्काउंट, परफॉर्मेंस डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट मतलब कि अगर पूरे साल में इतनी सेल हो गई तो डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भी क्या होता है, सप्लाई होने के बाद ही पता चलता है। इसका एक एग्जांपल बना रखा है मैंने, और आईसीआई के भी एग्जांपल है, तो मैंने घर से आपको पढ़ने के लिए दिए थे। और एक मैंने एग्जांपल इसको समझाने के लिए बना रखा है, वो है ये जेठलाल वाला। उसको समझा कर मैं लेक्चर खत्म करता हूँ, और जिसको यहाँ तक भी समझ आ गया है वो अपना इसको बंद कर सकता है। और जिसकी वैसे भी जो इसको एग्जाम के बहुत ही करीब देख रहा है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख रहा है, तो वो तो वैसे ही भी इसको अपना फास्ट फॉरवर्ड करके 2x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे स्किप करके और फटाफट से देख सकता है, उसको कंप्लीट कर सकता है। तो हाँ, तो मैं यहाँ पर ये क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि मान लीजिए जेठालाल ने अपना सोनी टीवी से 2-2 टीवी खरीदे अपना पर मंथ के, और एग्रीमेंट में उनके लिखा था कि जब 20 टीवी से ज़्यादा परचेज हो जाएगी तो उस टाइम जो है अपना वो डिस्काउंट देंगे। तो अब क्या हुआ, शुरू के जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहाँ तक चलते रहे, जनवरी तक चलते रहे, जनवरी तक हो गए 20 टीवी। तो जनवरी तक जो सारे इनवॉइस बने होंगे उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा, पूरा प्राइस लगाया गया होगा। लेकिन फरवरी में 20 से ज्यादा हो गए, तो फरवरी और मार्च का जो इनवॉइस बनेगा उसमें तो डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। तो फरवरी और मार्च का जो इनवॉइस बनेगा उसमें डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। और ये फरवरी और मार्च में क्या होगा, ये प्री सप्लाई डिस्काउंट ही है, ये पोस्ट सप्लाई नहीं है। क्योंकि फरवरी और मार्च में तो पता था कि 20 से ऊपर हो चुके हैं, तो उन्होंने इनवॉइस में मेंशन कर दिया होगा डिस्काउंट, और वो माइनस कर सकते हैं, ये तो प्री सप्लाई है। बट क्या होगा कि फरवरी और मार्च की परचेज की वजह से पुरानी सारी परचेज के ऊपर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो पुरानी सारी परचेज के जो इनवॉइस बन चुके हैं, जो पिछले 20 टीवीज खरीदे गए हैं 10 महीनों में, उनके जो इनवॉइस बन गए हैं उसका क्या होगा। तो मान लीजिए 50,000 रुपए का टीवी खरीदा गया और 20 वो टीवी 10 लाख के खरीदे गए हैं, और 10 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से मान लो टैक्स 1,80,000 लग चुका होगा। तो ये सारा काम हो चुका होगा जनवरी तक, और सप्लायर जो सोनी है वो भी गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा चुका होगा, और रेसिडेंट जेठालाल भी इसका क्या ले चुका होगा, आईटीसी ले चुका होगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब सप्लायर को अगर अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करनी है और वैल्यू सप्लाई में से ये डिस्काउंट माइनस करना है, यानी कि 10 लाख के ऊपर जो भी डिस्काउंट होगा, जो भी 5% का डिस्काउंट है तो 50,000 डिस्काउंट होगा, जो भी डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अगर माइनस करना है वैल्यू सप्लाई में से, यानी कि 10 लाख में से वो 50,000 माइनस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको सप्लायर को तो क्या करना पड़ेगा, 50,000 का क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा जेठालाल के नाम पे। और जेठालाल को क्या करना पड़ेगा, 50,000 के ऊपर जो भी जीएसटी बनता है उसको क्या करना पड़ेगा, उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और ये सारे काम अगर हो जाते हैं, एग्रीमेंट में तो उनके पहले लिखा हुआ था, तो फिर सप्लायर क्या कर सकता है, सप्लायर अपना उस 10 लाख में से 50,000 माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो अपना वैल्यू सप्लाई मान सकता है, और फिर उससे टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, टैक्स भी कम हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि टैक्स ऑलरेडी उसने भर रखा होगा गवर्नमेंट को, अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अगले महीनों की रिटर्न्स में वो टैक्स 50,000 के ऊपर जो भी टैक्स होगा वो अपना एडजस्ट कर सकता है। क्रेडिट नोट से यही होता है कि क्रेडिट नोट जब भी इशू किया जाएगा तो उस महीने की रिटर्न में वो टैक्स कम हो जाएगा और रेसिपेंट का आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। तो ये होता है आपका बेटा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, जिसके बारे में मैंने आपको सारा समझा दिया। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे स्टैगर डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर ऑफर। तो ये भाई साहब पहले ही पता होता है, दुकान में पहले लिख रखा होता है, 3 शर्ट खरीदो इतना फ्री है, जो भी है वो पहले लिखा होता है। तो इस तरह के डिस्काउंट इनवॉइस में मेंशन कर दिए जाते हैं, और ये प्री सप्लाई डिस्काउंट है, और इसका जो है आपको माइनस करने के बाद जो वैल्यू सप्लाई आती है वही आपको उसके ऊपर ही जीएसटी लगाना है। हाँ, ये जो ईयर एंड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, इसका एग्जांपल तो भी मैंने दे ही दिया, जो जेठालाल वाला एग्जांपल है। और इसके बाद एक सेकेंडरी डिस्काउंट होता है। ये क्या होता है, ये डिस्काउंट होता है कि भाई अचानक से ही मन कर गया डिस्काउंट देने का सप्लायर का, एग्रीमेंट में नहीं था, तो उस केस में क्या है, डिस्काउंट तो देगा सप्लायर, बट उससे
क्रेडिट नोट भी इशू होगा, बट वो क्रेडिट नोट जीएसटी वाला क्रेडिट नोट नहीं होगा, वो अकाउंटिंग वाला क्रेडिट नोट होगा, या उसको कमर्शियल क्रेडिट नोट बोलेंगे। और उस केस में कोई भी टैक्स लायबिलिटी अपना रिवर्स नहीं होगी, यानी कि जो वैल्यू सप्लाई निकाली जाएगी वो 10 लाख ही निकाली जाएगी, उसमें से 50,000 का डिस्काउंट माइनस नहीं किया जाएगा, क्योंकि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट तभी माइनस किया जाता है जब वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, आईटीसी रिवर्स हो ना, जेठलाल को आईटीसी रिवर्स करना, और दूसरा अपना एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो इसलिए क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा, वो भी टैक्स क्रेडिट नोट नहीं होगा, कमर्शियल क्रेडिट नोट होगा, और ना ही जेठलाल क्या करेगा, आईटीसी रिवर्स करेगा। नो क्लेम बोनस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है सप्लाई चैप्टर में, इसको माइनस करने के बाद ही क्या किया जाता है, वैल्यू सप्लाई निकाला जाता है, और उसके बाद ही अपना टैक्स लगता है। तो यही आपका चार्ट था, इसमें सारी समरी दे रखी है, और इसके अलावा हमें इस चैप्टर में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अपना क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा और आपका सारा चैप्टर हो चुका है रिवाइज। मिलेंगे फिर कभी आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, एग्जाम अच्छे से करके आना, ये बात आपकी डेफिनेटली है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो 1 डे बिफोर एग्जाम, तो इसको 2x या 1.5x पे देखो, प्लस के स्किप कर करके देखो, जहां आपको सुनने का लगे कि हाँ ये हमारे को या समझना है तो उसको रुक जाओ, अदरवाइज आप उसको स्पीडली करके और उसको अपना रिवाइज कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।